जय हिंद साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एग्रोनॉमी 311 के अंदर सटीक कृषि के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसका हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके अंदर सटीक कृषि की डेफिनेशन क्या होती है और साथ ही साथ में सटीक कृषि के अंदर कौन कौन सी टेक्निक अपनाई जाती हैं, उन टेक्निक के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी 311 के अंदर सटीक कृषि। ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका क्या नाम होगा? सटीक कृषि। क्या होगा? सटीक कृषि। ठीक है ना। सटीक कृषि या इसको इंग्लिश में हम प्रोसेसिंग फार्मिंग के नाम से जानते हैं, ये हमें याद रखना। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। सटीक कृषि का अर्थ क्या होता है? कृषि का अर्थ तो जनरली आप सभी जानते हो एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या क्या करते हैं? तो एग्रीकल्चर के अंदर हम मल्टीपल फार्मिंग करते हैं, जिसके अंदर कई सारी फार्मिंग आ जाती है, जिसके अंदर हमारे प्रोसेसिंग फार्मिंग आती है, एक जीरो बजट फार्मिंग आती है, नेचुरल फार्मिंग आती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आती है, डायनामिक फार्मिंग आती है, कई सारी ऐसी फार्मिंग आती है। ठीक है ना। तो उसी में से एक फार्मिंग आती है हमारे कौन सी? सटीक कृषि, या फिर एक आती है या इसी को बोलते हैं हम प्रोसेसिंग फार्मिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है ना। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले चर्चा करते हैं इसके अंदर ये जो सटीक शब्द लगाया गया है इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है या सटीक का अर्थ क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो सटीक का अर्थ लिया जाएगा वो किसके सापेक्ष लिया जाएगा? तकनीक के साथ में लिया जाएगा। किसके साथ में? तकनीक। ठीक है ना। तकनीक के सापेक्ष इसका अर्थ लिया जाएगा। जो सटीक जो शब्द है इसका जो सटीक शब्द का जो अर्थ होता है वो किसके सापेक्ष में लिया जाएगा? टेक्नोलॉजी या तकनीकी के साथ में लिया जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, फिर हम इसको बोर्ड पर देखेंगे। ठीक है ना। तो सटीक कृषि की डेफिनेशन क्या होती है? तो वह कृषि, ध्यान से सुनना डेफिनेशन को, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर हो सकता है सीधी प्रश्न में पूछ ली जाए कि सटीक कृषि की परिभाषा क्या होती है। ठीक है ना। तो सटीक कृषि की डेफिनेशन क्या होती है? तो वह कृषि जिसके अंदर तकनीकी की सहायता से इनपुट डालना जहां पर इनपुट की आवश्यकता होती है उस कृषि को हम सटीक कृषि कहते हैं। ठीक है ना। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, सटीक कृषि किसे कहते हैं? तो वह कृषि जिसमें तकनीकी की सहायता से इनपुट का उपयोग केवल वहीं पर करना जहां पर हमें इनपुट की जरूरत है, उस कृषि को हम सटीक कृषि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सटीक कृषि के नाम से जानते हैं। अभी मैं इसका आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, लेकिन आपको केवल अभी डेफिनेशन देखनी है। ठीक है ना। तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो वह कृषि, ठीक है ना। कौन सी कृषि? वह कृषि जिसमें तकनीकी वह कृषि जिसमें तकनीकी के द्वारा जहां इनपुट की आवश्यकता है, वहीं पर डालना व अधिक उत्पादन प्राप्त करना क्या कहलाता है? हमारा सटीक कृषि कहलाता है। ठीक है ना। तो इसमें दो टर्म आए हैं, एक तो इसके अंदर आया है टेक्निक आया है और एक आया है इसके अंदर इनपुट टर्म आया। ठीक है ना। इन दोनों का अर्थ हम समझ लेते हैं। उससे पहले आप देखिए एक बार डेफिनेशन को ध्यान से पूर्वक सुनिएगा। वह कृषि जिसमें क्या किया जाता है? तकनीकी का उपयोग किया जाता है और जहां पर हमें इनपुट डालने की आवश्यकता है वहीं पर इनपुट को हम डालेंगे और उससे हम क्या प्राप्त करेंगे? अधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे। उसी कृषि को क्या नाम दिया जाता है? सटीक कृषि नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? प्रोसेसिंग फार्मिंग या सटीक कृषि नाम दिया जाता है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ये इनपुट क्या होता है और ये टेक्निक क्या होता है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक खेत का डायग्राम बना रहा हूँ। इस खेत के अंदर आप कल्पना करना, ये फार्म है। ठीक है ना। कोई सा भी फार्म मान लीजिए। इस फार्म के अंदर कई सारे पेड़ पौधे लग रहे हैं। ठीक है ना। इसके अंदर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं जिसके अंदर कई सारे पेड़ पौधे वृक्ष लग रहे हैं। ठीक है ना। आपने जनरली इस डायग्राम को थोड़ी देर भूल जाए, आप कल्पना कीजिए आपके गांव के अंदर। ठीक है ना। आपका जो फील्ड है गांव के अंदर जो आपका खेत है, उस खेत के अंदर मान लीजिए अभी का जो सीजन चल रहा है गेहूं का, रबी सीजन चल रहा है, तो उसके अंदर आपने गेहूं का जो खेत है आपका, उसके अंदर आपने गेहूं की फसल लगा रखी है। अब उस गेहूं की फसल में आप जब उसको देखने जाओगे खेत के अंदर कि हमारी फसल किस प्रकार से वृद्धि कर रही है, उसके अंदर किसी प्रकार की न्यूट्रिएंट की कमी है कि नहीं है, तो उसमें क्या होगा? जो पूरा खेत होगा, मान लीजिए वो जो खेत है वो 1 हेक्टेयर का है और वो खेत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये 1 हेक्टेयर का हमारे खेत है, तो इस 1 हेक्टेयर के खेत में जरूरी थोड़े कि ऐसा का पूरा ही 1 हेक्टेयर के अंदर जो फसल होगी वो एक समान होगी। हो सकता है इसमें से जो ये पूरा 1 हेक्टेयर का खेत है उसमें से हो सकता है कुछ ना कुछ इस खेत का ऐसा पार्ट होगा जिसके अंदर हो सकता है कुछ कीट लग रहे हो या फिर रोग लग रहे हैं, हो सकता है किसी पार्ट के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी आ गई हो सकता है किसी के अंदर जल की कमी आ गई हो। ये तो उसी को क्या बोलते हैं हम? अगर कहीं पर कमी आ जाती है तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी की सहायता से जहां पर हमें आवश्यकता है न्यूट्रिएंट की, मान लीजिए ये 1 हेक्टेयर का खेत था और इस 1 हेक्टेयर के खेत में हमें केवल यहां पर न्यूट्रिएंट की आवश्यकता थी। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? केवल इसी जगह न्यूट्रिएंट डालेंगे और किसकी सहायता से डालेंगे? तकनीकी की सहायता से डालेंगे और हम उसे क्या प्राप्त करने लग जाएंगे? अधिक उत्पादन प्राप्त करने लगेंगे। इसी पूरी प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? सटीक कृषि नाम दिया जाता है। सटीक कृषि नाम दिया जाता है। उम्मीद अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सटीक कृषि किसे कहते हैं। तो एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, सटीक कृषि किसे कहते हैं? तो जब किसी कृषि के अंदर हम तकनीकी का उपयोग करके जहां इनपुट की आवश्यकता है वहीं पर हम क्या करते हैं? उस इनपुट को डालते हैं और उससे अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं? सटीक कृषि नाम देते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब हम मान लीजिए खेत के हम इस बाग में केवल हमें न्यूट्रिएंट देने हैं, पानी देना है। यहाँ पर अगर कीट रोग लग रहे हैं तो यहाँ पर हम पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे, फंगिसाइड का उपयोग करेंगे, यहाँ पर हम विडिसाइड का उपयोग करेंगे। तो
जहाँ जरूरत है वहीं पर आवश्यक चीज़ें डालना, उसी को हम क्या नाम देते हैं, सटीक कृषि नाम देते हैं, और उसी से हम क्या लेते हैं, अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। यही हमारे क्या कहलाता है, सटीक कृषि कहलाता है। ठीक है ना। तो एक टर्म तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर टेक्निक का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। कौन कौन सी टेक्निक का उपयोग करते हैं हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, लेकिन अब ये उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन क्या है। उसके अंदर एक टर्म है टेक्निक, जिसमें हम कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की टेक्निक उपयोग में ले रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं इनपुट के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना। किसके बारे में, इनपुट। ठीक है ना। इनपुट की चर्चा करें तो ये इनपुट क्या होता है। तो कृषि के अंदर जब हम कोई भी फार्मिंग करते हैं, कृषि करते हैं, तो उसके अंदर जो भी लागत आती है या कृषि करने के लिए जिन जिन हमें पदार्थों की या वस्तुओं की या जो भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, उन सभी को हम क्या नाम देते हैं, इनपुट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इनपुट नाम देते हैं। जैसे हमें कृषि करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, हमें कृषि करने के लिए बीज की आवश्यकता होती है, ये हमारे इनपुट हो जाएगा। इसके अलावा हमें उर्वरक की आवश्यकता होती है, इसके अतिरिक्त हमें पानी की आवश्यकता होती है, इसके अतिरिक्त हमें मशीनरी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हमें मशीनरी की आवश्यकता होती है, इसके अतिरिक्त हमें और किसकी आवश्यकता होती है, इसके अतिरिक्त हमें पादप सुरक्षा सामग्री की आवश्यकता होती है। पादप सुरक्षा सामग्री जिसके अंदर हमारे वीडीसाइड आ गया, फंगीसाइड आ गया, इंसेक्टिसाइड आ गया, वो सारे केमिकल आ जाएंगे, पादप सुरक्षा सामग्री आ जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे कौन से आ जाएंगे, कटाई उपकरण आ जाएंगे। ठीक है ना। इन सभी को हम क्या नाम देते हैं, इन सभी को हम एग्रीकल्चर इनपुट के नाम से जानते हैं। यानी कि इनपुट क्या होता है, तो अब उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इनपुट क्या होंगे इसके अंदर। ठीक है ना। तो इनपुट कौन कौन से होंगे, कृषि करने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, उन सभी को हम क्या नाम देते हैं, एग्रीकल्चर इनपुट नाम देते हैं। और इन्हीं की बदौलत हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, जो हमें प्रोडक्टिविटी या उत्पादन के या उत्पादकता के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये हमें याद रखना। अब इसके अंदर इनपुट कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये इनपुट जो होते हैं, इन सभी का हम अलग अलग फसल स्टेज का अकॉर्डिंग अलग अलग यूज में लेते हैं। ठीक है ना। जिसमें हम बात करें बीज हो गया, उर्वरक हो गया, पानी होगा, इन सभी का हम एक साथ में उपयोग लेते हैं। मशीनरी का हम उसमें इंटरकल्चर करने के लिए यूज में लेते हैं, या फिर उनका हार्वेस्ट करने के लिए लेते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन जो मटेरियल होता है, इनका यूज हम हमारी जो क्रॉप होती है वो लगभग 50 से 60 दिन जब बड़ी हो जाए डे आफ्टर सोइंग, उसके बाद में हम इनका उपयोग लेते हैं। तो इनका जो यूज़ करने का जो तरीका है वो अलग अलग टाइम पे हो सकता है, लेकिन इन सभी को हम इनपुट नाम देते हैं। और जब हमें किसी फील्ड के अंदर इन सभी का अगर हम टेक्नोलॉजी की सहायता से जहाँ जरूरत है वहीं पर इनका उपयोग करते हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, सटीक कृषि नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सटीक कृषि नाम देते हैं। ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे सटीक कृषि की डेफिनेशन समाप्त होती है। अब हम डिफरेंट टेक्निक्स देखते हैं कि जो सटीक कृषि जो होती है उसके अंदर डिफरेंट टेक्निक कौन कौन सी है, जिनकी सहायता से हम सटीक कृषि कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम सटीक कृषि के अंदर हम डिफरेंट टेक्निक की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक आती हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करें। तो इसके अंदर जो प्रमुख तकनीकें आती हैं, तकनीक, ठीक है ना, कौन कौन सी इसके अंदर टेक्निक आती हैं। ये जो टेक्निक होती है, इन टेक्निक को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये जो टेक्निक होती है ये जो टेक्निक होती है, इन टेक्निक को सटीक कृषि के उपकरण, ये जो मैं टेक्निक के नाम लिखूंगा अभी, इन टेक्निक को सटीक कृषि के उपकरण या अवयव या फिर घटक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। घटक आदि के नामों से इसको जाना जाता है। तो प्रश्न हो सकता है किसी भी प्रकार से आ सकता है कि एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगी, सटीक कृषि की परिभाषा लिखते हुए इसके प्रमुख उपकरणों या फिर इसके प्रमुख घटकों या फिर इसके अवयवों को विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है ना। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है, तो हमें हर तरह से तैयार रहना है, यही हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है ना। तो सटीक कृषि के हम अवयव की बात करें या घटक उपकरण टेक्निक की बात करें, तो इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक आती है। तो इसके अंदर सबसे पहले टेक्निक आती है जीपीएस। ठीक है ना। दूसरी टेक्निक कौन सी आती है, जीआईएस। ठीक है ना। इनका भी हम फुल फॉर्म भी देखेंगे, टेंशन मत लेना। तीसरी आती है नाविक। ठीक है ना, नाविक। नंबर 4 पर आता है सेंसर। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर आता है रिमोट सेंसिंग। ठीक है ना। अगर किसी स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो क्षमा चाहता हूँ, मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक है, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको दोनों बाई लैंग्वेज में समझाने की। ठीक है ना। तो 5 हो जाएगा रिमोट सेंसिंग। नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 पर हो जाएगा यील्ड मैपिंग। ठीक है ना, यील्ड मैपिंग। और एक हो जाएगा नंबर 7 पर ग्रिड। नंबर 7 पर हो जाएगा ग्रिड सैंपलिंग। ठीक है ना, ग्रिड सैंपलिंग। और एक हो जाएगा नंबर 8 पर हो जाएगा इसमें ड्रोन किसान। ठीक है ना। ये डिफरेंट टाइप के ये टेक्निक्स होती है, और कई सारी टेक्निक्स होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पस है, उन्हीं टेक्निक के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन होने को तो सटीक कृषि कई टेक्निक के माध्यम से की जाती है, लेकिन हम केवल ऐसी टेक्निक के बारे में चर्चा करेंगे जो सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है और गवर्नमेंट के द्वारा भी इनको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है ना। उन्हीं टेक्निक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी टेक्निक आती है जीपीएस। जीपीएस का जो पूरा नाम होता है वो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये आप फुल फॉर्म भी आप नोट कर लेना, क्योंकि हो सकता है न्यू टाइप के अंदर सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगी, जीपीएस का पूरा नाम लिखिए, या फिर जीपीएस के बारे में आपको राइट शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दे दिया जाए कि जीपीएस के बारे में कुछ लिखिए, इसका इतिहास क्या है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। ठीक है ना। तो जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और जीआईएस का नाम होता है, वो होता है जीआईएस का जो पूरा नाम होता है वो होता है इसके अंदर
जीआईएस का पूरा नाम क्या होता है? तो जीआईएस का अंदर इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है इसका पूरा नाम होता है? तो जीपीएस का तो पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और जीआईएस का नाम पूरा नाम होता है जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाविक का पूरा नाम क्या होता है? तो नाविक का ये एक टर्म है, ठीक है ना, इसका जो पूरा नाम होता है वो अलग होता है, उस पूरे नाम को एक सिस्टम नाम दिया गया, उस सिस्टम को क्या नाम से जाना जाता है? नाविक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो नाविक का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन रीजनल, इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्या होता है इसका? नाविक का जो पूरा नाम होता है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? इंडियन रीजनल सैटेलाइट, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है ना। इस नाम से इसको जाना जाता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको ये नाविक का पूरा नाम याद रखना है। नाविक का जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट जो सिस्टम है, इस सिस्टम को अपने भारत सरकार या फिर हम कह सकते हैं इंडिया के जो वैज्ञानिक है, इसरो और डीआरडीओ के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने इसको विकसित किया और इसका वर्तमान में हाल ही में इसको 2022 के अंदर इसको डेवलप किया था। और आने वाले समय में जो आपके जो मोबाइल होते हैं, जो भी हमारे जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो भी कार होती हैं, ट्रैक्टर होते हैं, जिनका जीपीएस का हम यूज़ करते हैं, उसको जीपीएस को रिप्लेस करके आने वाले समय में 2023 के अंदर जो भी मोबाइल आएंगे, नए मोबाइल आएंगे, उन मोबाइल के अंदर और नए जो भी लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आएंगे, उन सभी के अंदर जीपीएस की जगह आपको नाविक नाम से एक आपको नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के द्वारा इसको विकसित किया गया, हमारे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया, और इसको डीआरडीओ और इसरो के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको डेवलप किया है, जो आने वाले समय में जीपीएस को रिप्लेस करके जीपीएस का स्थान लेने वाला, ठीक है ना। तो अभी हम इस पर क्या, इसका नाम हमें याद रखना है, इसके बारे में हमें विस्तार से नहीं पढ़ना है। हमारे जो सिलेबस दे रखा है उसके अंदर नाविक नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मैंने इसको मेंशन किया है क्योंकि ये हमारा इंडिया का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद में हम एक एक करके दूसरे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जीपीएस के बारे में बात करें तो जीपीएस पूरा नाम होता है, इसका जो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अमेरिका की एक कंपनी है उसका है ये। जीआईएस की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। नाविक का मैंने बता दिया। सेंसर होता है, जो हमारे जो जिस प्रकार से बॉडी ऑर्गन के जो सेंसर होते हैं, या फिर हम जैसे बॉडी का हम अगर कोई हमारे पाँव में कांटा चुभ जाता है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक हमारा सेंसर की तरह कार्य करता है। उसी प्रकार सेंसर कई प्रकार के होते हैं, तो सेंसर के बारे में हम देखेंगे। रिमोट सेंसिंग को हम सुदूर तकनीक के नाम से जानते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यील्ड मैपिंग और दूसरा आता है ग्रिड सैंपलिंग, ठीक है ना। तो ग्रिड सैंपलिंग और एक आता है इसके अंदर ड्रोन किसान। ड्रोन किसान क्या होता है? तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 2022 के अंदर एक घोषणा की गई थी, जिसके अंदर बताया गया था कि आने वाले समय में जो किसान होंगे, उन किसानों को जो भी अपन जो किसान लोग जो होते हैं, वो जब इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और इनका जब छिड़काव करते हैं तो वो मशीनों के माध्यम से करते हैं, लेकिन वो जो उनके मशीनों से जो करते हैं उनमें समय बहुत अधिक लगता है, और उनमें पर्टिकुलर जो डोज डाली जाती है इंसेक्टिसाइड की, इनकी वो बहुत हाई डाल देते हैं, जिसकी वजह से फसलों पर तो उसका प्रभाव कम पड़ता है, और इसके अलावा जो इन्वायरमेंट के ऊपर उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, सॉइल के ऊपर उसका ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ में हमारे जो वाटर जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसी को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा हाल ही में 2022 के अंदर ड्रोन किसान नाम से एक पॉलिसी बनाई गई, और उस पॉलिसी के अंदर बताया गया कि आने वाले समय में 2030 तक भारत है जो कई सारे ड्रोन विकसित कर लेगा, और आने वाले समय में हम एग्रीकल्चर के अंदर ड्रोन का उपयोग करके हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी निगरानी करेंगे, फसलों का संरक्षण करेंगे, फसलों का सर्वे करेंगे, कितनी फसलें जो मौसम की वजह से खराब हो रही हैं उन सभी का जो सर्वे किया जाएगा वो आने वाले समय में ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा, और उसी ड्रोन को क्या नाम दिया गया? ड्रोन किसान नाम दिया गया। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो इंडिया के 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो हो जाएगा नाविक और एक हो जाएगा ड्रोन किसान। ये दोनों इंडिया का प्रोडक्ट है जो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा बताया गया, ठीक है ना। अब इसमें से हम चर्चा करते हैं एक जीपीएस का। आज के सेशन में हम इन टेक्निक के बारे में जीपीएस और एक चर्चा करेंगे हम रिमोट सेंसिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आप अगला टॉपिक डालना जीपीएस और रिमोट सेंसिंग के बारे में हम चर्चा करने वाला, ठीक है ना। इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है उन्हीं को यहाँ पर साथ में देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। 8वां हम ऊपर लिख लेते हैं किसान ड्रोन, ठीक है ना, किसान ड्रोन, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम देखते हैं इन सभी टेक्निक का आखिरकार हम उपयोग क्यों कर रहे हैं कृषि के अंदर। उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, वो कारण हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सटीक कृषि के अंदर जो जिन टेक्निक का उपयोग किया जाता है उनका उपयोग करने के पीछे का कारण क्या है, ठीक है ना। तो इन टेक्निक का उपयोग करने का जो पीछे का जो प्रमुख कारण है वो 4 कारण है, ठीक है ना। कितने कारण हैं? 4 कारण है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो इसके अंदर कारण आता है वो आता है लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी क्या होता है, अभी क्या नाम सुनिए, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में 2 मिनट बाद में आपको इसके बारे में विस्तार से बता दूंगा, ठीक है ना। एक आता है लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास में, दूसरा आता है हमारे पास में इंक्रीज या फिर हम कह सकते हैं इनपुट की कार्यशीलता बढ़ाना, इनपुट की कार्यशीलता बढ़ाना। थर्ड बात करें तो थर्ड हो जाएगा पर्यावरणीय हानि कम करना। नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर, नंबर 4 हो जाएगा उच्च उपज या उच्च उत्पादकता प्राप्त करना, उच्च उत्पादकता
प्राप्त करना, ठीक है ना। ये इसके प्रमुख 4 कारण है जिसके पीछे का ये जो 4 कारण आपके सामने लिखे हुए, इन 4 कारणों का के कारण ही हम क्या कर रहे हैं, इन सभी टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सभी टेक्निक का उपयोग करने का जो पीछे का जो कारण है वो ये 4 कारण है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास में जो भी उपलब्ध संसाधन है कृषि करने के लिए वो क्या है, केवल और केवल लिमिट संसाधन है। जैसे वो लिमिट संसाधन कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे हम बात करें, हम जल की बात करें तो जल हमारे पास में लिमिटेड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम पृथ्वी पर बात करें सबसे ज़्यादा जो वाटर का जो उपयोग करने वाले जो अगर हम बात करें जो जीव हैं वो कौन से हो जाएंगे, हमारे पेड़ पौधे हो जाएंगे। सबसे अधिक जो पानी का जो उपयोग करने वाले जो जीव हैं वो कौन होंगे, हमारे पेड़ पौधे हो जाएंगे। अगर पेड़ पौधे अगर ज़्यादा मात्रा में पानी का उपयोग करेंगे तो पानी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा, और हम जनरली जानते हैं जो पीने योग्य जो पानी है वो बहुत ही कम है। और आज हम देखते हैं विश्व के कई सारे ऐसे देश भी हैं जहाँ पर पानी बिल्कुल ही पानी नहीं है, वहाँ पर कृषि करने के लिए और पीने के लिए भी बिल्कुल पानी नहीं है। तो हम सटीक कृषि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने एक टेक्निक का नाम सुना होगा हाइड्रोपोनिक्स, एक टेक्निक का नाम सुना होगा आपने हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या किया जाता है, तो उसमें वो बहुत ही कम मात्रा में पानी उपलब्ध करवाया जाता है पेड़ पौधों को, और उनको न्यूट्रिएंट उपलब्ध करवाया जाता है, और उसी से उनको वृद्धि करते हैं, और हम अधिक से अधिक उससे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो वो एक हमारा अल्टरनेट हो गया, किसमें, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हम पानी का फसलों में ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो हम हाइड्रोपोनिक्स नाम की टेक्निक को अपनाकर कम पानी के अंदर हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और वो जो टेक्निक है उन टेक्निक के अंदर हम इन्हीं में से एक टेक्निक का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है इसके अंदर इनपुट की कार्यशीलता को बढ़ाना, यानी इनपुट जो मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था न्यूट्रिएंट के बारे में बताया था, मैंने फर्टिलाइजर के बारे में बताया था, सीड के बारे में, इन सभी के बारे में मैंने बताया था। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमें केवल न्यूट्रिएंट डालना है वहीं पर हम क्या करेंगे, ड्रोन की सहायता से या फिर स्प्रे की सहायता से वहाँ पर हम इन टेक्निक का उपयोग करते हुए वहाँ पर जाकर हम क्या कर देंगे, न्यूट्रिएंट डाल देंगे। तो पूरे खेत में हमें न्यूट्रिएंट नहीं डालना पड़ेगा, केवल खेत के एक पार्ट में हमें न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उस न्यूट्रिएंट की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, यानी कि हम कम न्यूट्रिएंट डालेंगे फिर भी उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। और इसका हम इनपुट की कार्यशीलता, जैसे न्यूट्रिएंट की बात करें तो आपने नैनो यूरिया का नाम सुना होगा। नैनो यूरिया क्या करता है, तो जो यूरिया खाद का जो कट्टा आता है 45 किलोग्राम का, एक 45 किलोग्राम का कट्टा और एक जो यूरिया की जो नैनो बोतल आती है, यूरिया के जो नैनो यूरिया है उसकी एक बोतल जो आती है वो दोनों सेम आती है, यानी कि जो कंटेंट उसके अंदर होगा वो का वही कंटेंट इसके अंदर है, लेकिन दोनों के अंदर नाइट्रोजन परसेंट अलग अलग होता है। यूरिया का जो थैला आता है उसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है, और जो बोतल आती है उसके अंदर 4% नाइट्रोजन होता है। तो उसके अंदर 46 है और इसके अंदर 4% है, लेकिन दोनों का जो काम करने का तरीका वो सेम है। और यहाँ तक कि जो नैनो यूरिया है उसकी जो इफिशियंसी है, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी वो बहुत ही ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से थैले के अंदर जो यूरिया आता है उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद बात करें पर्यावरणीय हानि, यानी कि अगर जितना कम हम फर्टिलाइजर का, केमिकल्स का इनका उपयोग हम कम करेंगे उतना ही हमारे पर्यावरण क्या होगा, सेफ रहेगा, यानी कि पर्यावरण की हानि को कम करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसी कारण से हम इन टेक्निक का उपयोग करते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, अगर हम लिमिटेड रिसोर्स यानी कि हमने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का उपयोग किया वो प्रोडक्शन लेने के लिए, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारे क्या हो जाए, जो यील्ड होगी वो ऑटोमेटिक स्वतः बढ़ने लगेगी और हमारा उत्पादन क्या होगा, हमें ज़्यादा प्राप्त होगा। तो ये पीछे का प्रमुख कारण होते हैं, ये हमें याद रखना है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम जीपीएस के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम जीपीएस के बारे में चर्चा करते हैं। ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निक के नाम आपको याद होने चाहिए, हो सकता है एग्जाम के अंदर सीधा सीधा इनसे प्रश्न पूछ ले जाए। अब हम इसमें चर्चा करते हैं जीपीएस। जीपीएस इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम, ठीक है ना। इसको इस नाम से जाना जाता है। जीपीएस कहाँ की कंपनी है, तो जीपीएस हमारा एक अमेरिकन कंपनी है, ये हमें इतना पता होना चाहिए। जनरली आप सभी जानते होंगे, आप सभी के मोबाइल के अंदर जीपीएस सिस्टम दे रखा है, लैपटॉप के अंदर दे रखा है। आजकल तो कई सारी ऐसी गाड़ियाँ भी आने लग गई जिनके अंदर जीपीएस सिस्टम आता है। इवन यहाँ तक कि आजकल के जो ट्रैक्टर आते हैं उनके अंदर भी जीपीएस सिस्टम दिया जाने लगा है। और अब तो जो स्कूटी और जो मोटरसाइकिल आ रही है उनके अंदर भी जीपीएस सिस्टम दिया जाने लगा, ठीक है ना। तो ये जीपीएस सिस्टम जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, और साथ ही साथ में ये आज इसका पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई भी ऐसा सेक्टर या ऐसा देश नहीं है जिसका अंदर जीपीएस का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना। जीपीएस का उपयोग लगभग सभी जगह किया जाता है, ये हमें याद रखना। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं जीपीएस का जो उपयोग है वो हर एक सेक्टर में किया जाता है। मैं आपसे पहले बता देता हूं, जो अभी हमने पीछे जो टेक्निक देखी थी, इन टेक्निक का उपयोग हर जितने भी सेक्टर होते हैं उन सभी सेक्टर के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन हम किसके अंदर पढ़ेंगे, केवल कृषि के अंदर ही जीपीएस का उपयोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो जीपीएस जितने भी हमने टेक्निक देखी थी, इन टेक्निक का उपयोग हम हर एक क्षेत्र में करते हैं। चाहे वो हमारे डिफेंस सेक्टर उसके अंदर भी इन सभी टेक्निक का उपयोग किया जाता है, चाहे वो इन्वायरमेंट सेक्टर उसके अंदर भी किया जाता है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, आईटी सेक्टर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, सर्विस सेक्टर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जितने भी सेक्टर हैं या फिर हम कह सकते हैं जितने डिपार्टमेंट हैं उन सभी डिपार्टमेंट के अंदर इन सभी टेक्निक का उपयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम केवल किसके अंदर पढ़ेंगे, केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन सभी टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि एग्रीकल्चर के अंदर इन टेक्निक का उपयोग करके हम अधिक से अधिक उत्पादन किस प्रकार से ले सकते हैं, हमारे पीछे का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें चर्चा करते हैं कृषि के सापेक्ष। हम देखते हैं कि जीपीएस अल्टीमेटली कृषि के अंदर किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से कार्य करता है, तो ये मैंने बता दिया आपको पूरा नाम और कहाँ की अमेरिकन कंपनी है और कहाँ पर ये जीपीएस काम करता है। तो मैंने आपको 7 सेक्टर के नाम बताया, वो आपको याद रखना है। उनमें से हमारा एक एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा एक अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं कृषि के अंदर।
ठीक है ना। कृषि में हम जीपीएस का उपयोग करके इससे हम कृषि के अंदर क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर जब हम जीपीएस का उपयोग करने लग जाएंगे, जीपीएस सिस्टम का उपयोग करने लग जाएंगे, तो उसकी सहायता से हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या फायदे होंगे, वो फायदे हमें याद रखने, ठीक है ना। तो सबसे पहला फायदा की बात करें तो सबसे पहला फायदा हो जाएगा इसके अंदर, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल मैपिंग। क्या कर सकते हैं, सॉइल मैपिंग। इससे हम क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट याद रखना है, सॉइल मैपिंग कर सकते हैं, यानी कि इससे हम सॉइल के बारे में पता कर सकते हैं कि कहाँ की सॉइल किस प्रकार की है, उसका हम एनालिसिस विश्लेषण कर सकते हैं और उससे हम एक डेटा बना लेते हैं कि इस डेटा के बेस पर वहाँ पर किस प्रकार की हम फसलें लगानी चाहिए, वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है, इन सभी के बारे में हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा सॉइल मैपिंग, यानी कि सॉइल के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किससे, जीपीएस की सहायता से, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा इसके हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम क्रॉप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्रॉप का क्लासिफिकेशन भी हम जीपीएस की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हम कर सकते हैं। नंबर थर्ड बात करते हैं तो नंबर थर्ड हो जाएगा इन्वायरमेंट स्टडी, क्योंकि कृषि के अंदर इन्वायरमेंट का रोल भी कई ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर दो चीज़ आती है, जैविक और अजैविक घटक आते हैं। तो इसके अंदर हमारे अजैविक घटक, इसमें तापमान आ गया, प्रकाश आ गया, जलवायु हो गई, ये सब हमारे इन्वायरमेंट स्टडी के अंदर आते हैं। तो हम इन्वायरमेंट की स्टडी करके भी हम इसमें कृषि के अंदर इसका हम काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको सुधार करके वहाँ पर जिस प्रकार की जलवायु है वहाँ पर हम उस प्रकार का फसल की बुआई करके अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं, तो इसके अतिरिक्त हो जाएगा इंसेक्ट एंड डिजीज डायग्नोसिस, ठीक है ना। इंसेक्ट एवं जो भी हम जिस फसल के ऊपर हम ये जीपीएस सिस्टम के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके अंदर कौन सा रोग लग रहा है, कौन सा कीट लग रहा है, उसकी हम पहचान कर सकते हैं। डायग्नोसिस का अर्थ क्या होता है, डिटेक्शन, यानी कि किसी भी रोग और किसी भी जो इंसेक्ट है उसकी पहचान करना क्या कहलाता है, डायग्नोसिस कहलाता है। तो उसकी पहचान भी हम कर सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है ना, जीपीएस के माध्यम से। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त हम कर सकते हैं इसके अतिरिक्त और हम वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं, यानी कि मौसम का हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं इसकी सहायता से। तो ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। एग्रीकल्चर के अंदर हम एग्रीकल्चर के अंदर ये सभी कार्य कर सकते हैं, और भी हम कार्य कर सकते हैं। ये जो जीपीएस जो सिस्टम होता है ये बेमौसम में भी कार्य कर सकता है, यानी कि इसमें मौसम का कोई इसमें रोल नहीं रहता है। यह एक उपग्रह यानी सैटेलाइट के रूप में काम करता है, और सैटेलाइट से हम इमेज को जब चाहें जैसे चाहें देख सकते हैं। यानी कि अत्यधिक तीव्र वर्षा हो रही है तब भी ये कार्य करता रहता है, अत्यधिक तीव्र हवा चल रही है तब भी कार्य करता रहता है, अत्यधिक आंधी सुनामी आ रही है, कुछ भी आ रहा है तो उस समय भी ये कार्य करता रहता है, यानी कि ये डे नाइट कार्य करता रहता है। ये हम याद रखना है। इसकी सहायता से और क्या कर सकते हैं, तो इसकी सहायता से जो भी एग्रीकल्चर के अंदर जो भी मशीनरी होती है, चाहे हम ट्रैक्टर की बात करें उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी हार्वेस्टिंग मशीनरी होती है उनको ऑपरेट कर सकते हैं इसकी सहायता से। और क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो एग्रीकल्चर के अंदर जो लेवल का कार्य किया जाता है, यानी कि लेवलिंग जो मशीन होती है उसको कंप्यूटर आधारित होती है, उसके आधार पर हम एक जैसा हम समतल खेत को बना सकते हैं, वो भी हम जीपीएस की सहायता से कर सकते हैं। तो इसके कई सारे फायदे होते हैं। तो 5 फायदे मैंने बता दिए यहाँ पर, और मैंने 2-3 जो मैंने आपको अभी बोल के बताया वो आप इसके अंदर मेंशन कर देना, ठीक है ना। इसी के साथ में जीपीएस के जो एग्रीकल्चर के अंदर जो मेन जो कार्य होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर इसी के सामने हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं जीपीएस के घटक, जीपीएस के कंपोनेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कि जीपीएस के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जीपीएस के घटकों की बात करें तो जीपीएस के मेन कितने 3 घटक होते हैं। जीपीएस के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है इसके अंदर 3 घटक होते हैं। पहला तो होता है जीपीएस के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। एक होता है सैटेलाइट, दूसरा होता है इसके अंदर स्टेशन, और नंबर तीसरे की बात करें, तीसरा हो जाएगा इसके अंदर रिसीवर, ठीक है ना। ये इसके अंदर 3 प्रमुख कंपोनेंट होते हैं। सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट को हम उपग्रह के नाम से जानते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है ना। स्टेशन की बात करें तो स्टेशन का अर्थ हो जाएगा सूचना एकत्रीकरण स्थल, सूचना एकत्रीकरण स्थल हो जाएगा। और रिसीवर का अर्थ हो जाएगा प्राप्तकर्ता, ठीक है ना। प्राप्त करता है या फिर जो भी इसको प्राप्त करेगा वो क्या करेगा, लास्ट में जाकर एक एनालिसिस टेबल बनाएगा। उसके आधार पर हम पूरा का पूरा फसल का मेजरमेंट कर सकते हैं, और उसके अनुसार हम कि उसके अंदर कौन सी फसल लगानी, किस प्रकार की फसल लगानी है, कौन से जलवायु वाली फसल लगानी है, किस मृदा वाली फसल लगानी है, वो सारा उसके अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी के साथ में हमारा जीपीएस कंप्लीट होता है। इसके जो 3 घटक है ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है। अब इसके अंदर लिखना क्या है, ये मैकेनिज्म किस प्रकार से कार्य करता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये घटक इंपॉर्टेंट है। कार्य तो उम्मीद आप सभी को पता चल गया होगा कि कृषि के अंदर जीपीएस के क्या क्या कार्य हैं। हमें ये पढ़ना है कि इन टेक्निक का उपयोग कृषि के अंदर किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन टेक्निक का उपयोग हम करके कृषि के अंदर कौन कौन से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकें, ठीक है ना। तो इसके अंदर 3 घटक आते हैं। पहला आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट कहाँ पाया जाता है, तो सैटेलाइट जो होता है वो वायुमंडल या फिर हम कह सकते हैं अंतरिक्ष के अंदर वहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद में आता है स्टेशन, उसके बाद में आता है रिसीवर। इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो जो सैटेलाइट जो होती है, सभी इधर ध्यान देना, सैटेलाइट जो होती है वो सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट हमारी ये एक सैटेलाइट हो जाएगी, ठीक है ना। ये एक हमारी सैटेलाइट हो जाएगी।
ठीक है ना, ये हमारी एक सैटेलाइट होगी। अब ये क्या करेगा, ये एक हमारा उपग्रह है, इसके अंदर हमने ऑलरेडी सब कुछ सिस्टम सेट कर रखा है, इसको हमने अंतरिक्ष में भेज रखा है, और अंतरिक्ष में भेजने के बाद में ये क्या करती है, पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाती रहती है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती रहती है उसी के सापेक्ष ये गोल गोल घूमती रहती है। हमारा जो सैटेलाइट होती है ये गोल गोल घूमती रहती है और ये हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग करती रहती है। यानी कि जो मैंने आपको 7 पहले सेक्टर के नाम बताए थे, उन सभी सेक्टर के अंदर ये काम करती रहती हैं, और जिस सेक्टर के अंदर हमें जिस प्रकार का डाटा चाहिए, उस डाटा के अंदर हम कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसको मेंशन कर देते हैं, तो हमें ऑटोमेटिक ये सभी के सभी डेटा के बारे में, इन सभी के बारे में बता देती है। ठीक है ना। उसके बाद में ये क्या करती है, जो ये सैटेलाइट होती है, ये सैटेलाइट क्या करती है, डेटा को कहाँ पर भेजती है, पृथ्वी पर भेजती है। ठीक है ना, क्योंकि जो स्टेशन होता है वो कहाँ पर बना होता है, पर्टिकुलर इस पे एक जगह पर बना होता है। जैसे हम बात करें इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो उपग्रह होते हैं वो अंतरिक्ष में रहते हैं, लेकिन जो मेन जो इसका स्टेशन होते हैं, जैसे हम बात करें DRDO होगा, वहाँ पर इसका स्टेशन बना हुआ है, इसरो का एक अपना स्टेशन बना हुआ है। जैसे आपने सुना होगा मौसम भविष्यवाणी के लिए अलग अलग जगह पर केंद्र बना हुआ है, जैसे एक उदयपुर में बना है, एक जयपुर में बना हुआ है, एक दिल्ली में बना हुआ है। ये रीजनल वाले बता रहा हूँ मैं, मेन जो है वो एक दिल्ली के अंदर है, पुणे के अंदर है, और कोलकाता के अंदर है, चेन्नई के अंदर है। ये इसके मेन मौसम के भविष्यवाणी के केंद्र बना हुए हैं। लेकिन रीजनल जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी कई जगह बने होते हैं, जैसे जयपुर में बना हुआ है, हमारे उदयपुर में बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये रीजनल इसके स्टेशन होते हैं, और वहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे सैटेलाइट कोई भी इंफॉर्मेशन भेजती है तो ये यहाँ पर स्टेशन के पास में पहुँचती है, स्टेशन के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। ठीक है ना। जैसे इसके पास में, स्टेशन के पास में इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, अब ये जो स्टेशन होता है ये इसको इस इन्फॉर्मेशन है इसको कहाँ पर स्थानांतरित कर देता है, रिसीवर के पास में इसको भेज देता है। ठीक है ना। रिसीवर के पास में जैसे भेजता है, यानी कि कोई वैज्ञानिक के पास में भेज देता है, और वैज्ञानिक क्या करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को एक डेटाबेस में कलेक्ट करता है, यानी कि हम कह सकते हैं डिजिटल डेटाबेस में कलेक्ट करता है, और उसके बाद में वो एक रिपोर्ट बनाता है, एनालिसिस करता है कि कहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, कहाँ की मृदा किस प्रकार की है, किस प्रकार की फसल है, किस प्रकार के अंदर उसके अंदर रोग कीट लग रहे हैं, वो सारा उसके अंदर देखा जाता है, और उसके आधार पर किसानों को बता दिया जाता है कि आपकी फसल में इस प्रकार का रोग लग रहा है, इस प्रकार का कीट लग रहा है, इस प्रकार की फसल के अंदर आपको न्यूट्रिएंट देने की आवश्यकता है, वो सारा का सारा उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर बता दिया जाता है। ये का पूरा मैकेनिज्म होता है। GPS किस प्रकार से कार्य करता है, तो वो इस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा जो GPS वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस GPS वाला जो मैकेनिज्म वो अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्निक के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। किस टेक्निक के बारे में चर्चा करते हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्निक के बारे में। ठीक है ना। ये जो मैंने बताया आपको, ये घटक इन सभी कंपोनेंट और कार्य के बारे में आपको सविस्तार लिखना है। मैंने केवल आपको नेम बताएं। अब ये सॉइल मैपिंग करता है तो सॉइल मैपिंग किस प्रकार करता है, तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं हमें, तो वो सारे आपको इसके अंदर लिखने होंगे। क्रॉप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्रॉप क्लासिफिकेशन करने का क्या फायदा होगा वो लिखना होगा आपको। इन्वायरमेंट स्टडी कर रहे हैं तो उसका क्या फायदा होगा वो सब लिखना होगा आपको। इंसेक्ट डिजीज डायग्नोसिस कर रहे हैं तो उससे आपको क्या फायदा मिलेगा। वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो उससे आने वाले समय में आपको क्या फायदा मिला होगा, वो सभी के सभी इसके अंदर आपको सविस्तार इसके बारे में लिखना होगा। ठीक है ना। मैंने केवल नाम बताए हैं, उसके बाद में इसके अंदर की चीज़ें आपको लिखनी होगी, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ बोर्ड पर बता दूंगा तो ये जो आपको GPS जो सिस्टम GPS जो होता है, ये ग्लोबल पोजीशनिंग जो सिस्टम होता है, ये पूरा का पूरा अगर हम इसको डिटेल से पढ़े तो लगभग 4 से 5 एक घंटे की क्लास होगी, जो वर्तमान अभी पॉसिबल नहीं है, और हमारे एग्जाम बहुत नजदीक आ गए। इसी वजह से मैं क्या पॉइंट बता रहा हूँ, इन पॉइंटों के अंदर जो मेन थ्योरी है वो आपको स्वयं को लिखनी होगी। ठीक है ना। तो इसी के साथ में GPS हमारा कंप्लीट होता है। अगला आप टॉपिक डालना रिमोट सेंसिंग। अगला जो आप टॉपिक डालें वो डालना रिमोट सेंसिंग। अगला जो टॉपिक डालना आप वो डालना रिमोट सेंसिंग। कौन सा हो जाएगा, रिमोट सेंसिंग। ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, रिमोट सेंसिंग। ठीक है ना। अब ये रिमोट सेंसिंग क्या होता है, तो इसको हिंदी में हम सुदूर संवेदन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिमोट को, यानी सुदूर, और सेंसिंग का अर्थ हो जाएगा संवेदना है। ठीक है ना। उसके नाम से इसको हम जानते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, तो इसके अंदर हम जनरली इसके अंदर मेन रूप से इसके अंदर मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने GPS के बारे में देखा था, GPS के अंदर क्या किया जाता है, GPS के अंदर हम ऑलरेडी सब कुछ सेट करके रखते हैं, केवल और केवल उसको हम ऑपरेट करते रहते हैं, और जैसे जैसे वो गोल गोल घूमती रहती हैं उसके अनुसार हम जो भी डेटा कलेक्ट करती हैं वो उसके आधार पर हम अपना एक एनालिसिस रिपोर्ट बना देते हैं, और वो हम किसानों को बता देते हैं। ठीक है ना। एग्रीकल्चर के अंदर वो फिर उसका उपयोग करने लग जाते हैं। लेकिन रिमोट सेंसिंग के अंदर उल्टा होता है। रिमोट सेंसिंग के अंदर क्या किया जाता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स यानी कि हम कह सकते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की सहायता से हम कोई भी आने वाली जो इंफ्रारेड होती हैं उनको सेंसर के माध्यम से पहचाना जाता है, और उसके आधार पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद में रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। उसका एनालिसिस करके फिर हम किसी भी प्रकार का जो निर्णय लेना होता है एग्रीकल्चर के अंदर, वो निर्णय हम लेते हैं। ठीक है ना। तो इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है, तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसकी जो डेफिनेशन की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है बिना किसी, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बिना किसी भौतिक कार्य के आधार पर आंकड़ों का संग्रहण, या फिर हम कह सकते हैं डेटा का संग्रहण करना
क्या कहलाता है, हमारा रिमोट सेंसिंग कहलाता है। अब इसमें बिना किसी भौतिक कार्य के आधार पर डेटा का संग्रहण करना। अब इसमें बिना किसी भौतिक कार्य के किस प्रकार से, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, सब कुछ जो इसके अंदर जो रोल रहता है वो किसका रहता है, इसके अंदर सब कुछ रोल जो रहता है वो सेंसर का रहता है। किसका रहता है, सेंसर का रहता है। जिस प्रकार का सेंसर होगा वो उसी प्रकार का काम करने लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है, और वो नर्वस सिस्टम क्या करता है, अगर हमारे पैर में कांटा चुभता है तो हमारा जो संवेदनाएं व्यक्त करता है, और संवेदनाएं व्यक्त करने के बाद में जो हमारा हाथ होता है वो जैसे कांटा चुभता है हमारे पाँव में चला जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हमें चोट लगती है तो हमारे चोट लगने से हमारे मुंह से क्या निकलती है, आवाज निकलती है। तो वो अलग अलग प्रकार का हमारे जो नर्वस सिस्टम एक होता है, लेकिन उसके अंदर जो संवेदनाएं वो निकलती हैं, उन संवेदनाओं के आधार पर हमारा बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, अगर हमको नींद आ रही होती है तो वो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमें इंडिकेट करने लग जाता है कि अब हमारे मस्तिष्क को आराम की आवश्यकता है, तो उसके लिए एक अलग संवेदना काम करती है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी जो सेंसर होते हैं वो सब अलग अलग प्रकार के सेंसर होते हैं। जो सेंसर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और वो उन सभी सेंसर का एक अलग अलग काम होता है, ठीक है ना। उसी आधार पर क्या किया जाता है, डेटाओं का संग्रहण किया जाता है। और वो जो डेटाओं का जो संग्रहण किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, बिना किसी भौतिक कार्य के आधार पर। यानी कि ये दो प्रकार से हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और एक इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो जो रिमोट सेंसिंग जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, रिमोट सेंसिंग दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है इसके अंदर एक्टिव या सक्रिय, एक तो होती है सक्रिय और एक होती है निष्क्रिय। एक तो होती है सक्रिय और एक होती है निष्क्रिय, ठीक है ना। सक्रिय की बात करें तो इसको बोलते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग, और दूसरा हो जाएगा पैसिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है ना। एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग, अब इन दोनों में क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक्टिव की बात करें तो एक्टिव के अंदर क्या होता है, तो एक्टिव के अंदर क्या होता है, तो एक्टिव की बात करें तो एक्टिव के अंदर क्या किया जाता है, तो इसके अंदर पहले से इलेक्ट्रॉनिक वेव या फिर इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन उपस्थित होती है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर जो सक्रिय या एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता है ये सैटेलाइट की तरह कार्य करता है। वो अभी इसका मैकेनिज्म पूरा मैं समझाऊंगा आपको। जो एक्टिव जो रिमोट सेंसिंग होती है इसके अंदर क्या होता है, पहले से ही हम जब इस सैटेलाइट को हम क्या करते हैं अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑलरेडी जो सेंसर होते हैं इन सेंसर के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन इसके अंदर ऑलरेडी अंतरिक्ष में भेज देते हैं, साथ में इसको रखकर उसमें भेज देते हैं। और इसको जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है वो धरातल होता है, पृथ्वी पर होता है। उसको जो ऑपरेट करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं वो इसको जब चाहे रेडिएशन को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पहले से उपस्थित इसमें पहले से इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन उपस्थित होती है, और इन्हीं की सहायता से क्या होता है, इन्हीं की सहायता से डेटा का संग्रहण होता है, ठीक है ना। डेटा का संग्रहण होता है, ठीक है ना, डेटा का संग्रहण होता है, ठीक है ना। अब ये किस प्रकार से होता है मैं आपको 5 मिनट बाद में डायग्राम बना के बताऊंगा, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर डेटा का संग्रहण किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। और इसमें निष्क्रिय में बात करें तो निष्क्रिय में क्या होता है, ये हमारे पूर्ण रूप से किस पर करते हैं, वातावरणीय कार्य पर निर्भर करती है, ठीक है ना। जो निष्क्रिय या फिर पैसिव जो रिमोट सेंसिंग जो होती है इसमें क्या होता है, वातावरणीय कार्य पर निर्भर करती है। यानी कि वातावरण में जो उपस्थित जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो वेव्स होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। जितनी वातावरण के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो होगी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा ये क्या करेगा, हमारा जो पैसिव रिमोट सेंसिंग है ये काम करेगा। और ये जैसे ही पैसिव रिमोट सेंसिंग के अंदर जो सेंसर है ये सेंसर क्या करेंगे, वातावरण में उपस्थित जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो हैं उनका जैसे ही वो सेंसर के कॉन्टेक्ट में आती हैं, वो सेंसर उनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लेते हैं और उन इंफॉर्मेशन के आधार पर डेटाओं का संग्रहण किया जाता है, ठीक है ना। तो ये वातावरण कार्य पर निर्भर करती है। और ये किस पर डिपेंड करती है, तो ये हमारे ऑलरेडी जो सैटेलाइट हम पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजते हैं उन सैटेलाइट के अंदर सेंसर के साथ साथ में हम इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन होती है इनको भी लगाकर भेज देते हैं। तो वो वहाँ जाकर जब ऑपरेटिंग करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ऑपरेटिंग करने वाला व्यक्ति जैसे जैसे उन रेडिएशन को बाहर निकालते रहता है वो वायुमंडल में आते हैं, और जैसे कोई भी कॉन्टेक्ट में उसके डेटा कोई भी कार्य उसका या कोई भी वस्तु उसके कॉन्टेक्ट में आती है तो उसके अंदर जो भी डेटा होता है उसको वो संकलित करके उसको एक डिजिटल डेटा बेस में बदल देती है। उसके आधार पर एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है, ठीक है ना। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ये दोनों प्रकार आपको याद रखने हैं। अब इसके अंदर हम उसका मैकेनिज्म देखते हैं, यानी कि ये किस प्रकार से काम करता है, ठीक है ना। तो उससे पहले किस प्रकार कार्य करती है, तो उससे पहले हम इसके प्रमुख कंपोनेंट देखते हैं। जैसे हमने जीपीएस के प्रमुख कंपोनेंट देखे थे, उसके अंदर 3 कंपोनेंट थे। कौन कौन से, पहला तो उसके अंदर सैटेलाइट था, दूसरा उसके अंदर था हमारे स्टेशन, और तीसरा हो जाएगा हमारे रिसीवर। इसी प्रकार जो रिमोट सेंसिंग है इसके अंदर 7 कंपोनेंट है। वो 7 कंपोनेंट के बारे में अगर आपको याद आ जाता है तो इसका पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये साथियों आपके सामने जो ये 7 जो टर्म लिखे हुए हैं, ये जो 7 टर्म है, ये 7 टर्म हमारे क्या है, तो ये जो 7 टर्म लिखे हुए हैं ये हमारे जो रिमोट सेंसिंग है, रिमोट सेंसिंग
उसके ये क्या है घटक है, ठीक है ना। रिमोट सेंसिंग के ये क्या है घटक हैं, ये साथ के साथ ये क्या है रिमोट सेंसिंग के घटक है। कौन कौन से, तो आपसे अगर प्रश्न आता है कि रिमोट सेंसिंग के घटक कितने होते हैं, 7 रिमोट सेंसिंग के घटक होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स यानी एनर्जी सोर्स कौन कौन से हैं वो होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में आता है रेडिएशन एंड दी एटमोस्फेयर, यानी कि वायुमंडल या हम कह सकते हैं वातावरण में उपस्थित रेडिएशन, ठीक है ना, वातावरण में उपस्थित रेडिएशन। उसके बाद में क्या होता है, तो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है इंटरेक्शन विद द टारगेट, यानी कि ये जो रेडिएशन जो होती है ये हमारा जो टारगेट है, टारगेट कौन है, हमारा प्लांट है। यानी कि हम इसका अंदर किसके अंदर चर्चा करें, इसको कृषि के अंदर चर्चा करें, और कृषि के अंदर क्या आता है, हमारे प्लांट आते हैं। तो प्लांट में क्या करता है, प्लांट हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे ये रेडिएशन होते हैं जो हमारे पेड़ पौधों पर टकराते हैं, टकराने के बाद में ये क्या करते हैं, जैसे टकरा कर ऊपर वापस लौटते हैं तो वो क्या करते हैं, सेंसर के द्वारा इनको जो सेंसर लगे होते हैं उन सेंसर के द्वारा इनको अडेप्ट कर लिया जाता है, और अडेप्ट करने के बाद में इनमें से जो भी डेटा होते हैं वो ये सेंसर के रूप में वो डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं और वो आगे जाकर उनको डिजिटल डेटाबेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, इनको ट्रांसमिशन यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ भेजा जाता है, और उसके बाद में उनका विश्लेषण किया जाता है, उनके बाद में उसको कृषि के अंदर अपना लिया जाता है, ठीक है ना। ये 7 कंपोनेंट होते हैं, इन 7 कंपोनेंट को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। तो सभी इधर ध्यान देना, ये हमारा हो गया सूरज, ठीक है ना, ये क्या है हमारा सूरज, ठीक है ना। अब सूरज के अंदर जनरली हम जानते हैं जो सन जो होता है उसके अंदर कई तरह से रेडिएशन निकलती है। जो हमारा जो सूरज होता है या सूर्य जो होता है उसके द्वारा जो विकिरण है जो पृथ्वी तक पहुंचती है उसके अंदर कई सारी रेडिएशन निकलती है। जैसे उसके अंदर विजुअल रेडिएशन निकलती है, गामा रेडिएशन निकलती है, उसके माध्यम से सूर्य की किरणें जो होती है उसके अंदर से कई सारी रेडिएशन निकलती है, हानिकारक भी रेडिएशन निकलती है और हमारे लाभदायक रेडिएशन भी निकलती है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी निकलती हैं, पराबैंगनी विकिरण भी निकलती है, कई सारी रेडिएशन निकलती हैं। जो वो क्या करती हैं, रेडिएशन जो निकलती हैं उन रेडिएशन को क्या किया जाता है, ये मान लीजिए धरातल है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पेड़ पौधे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर हमारे पेड़ पौधे वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा धरातल हो गया, ये हमारा सूरज हो गया। अब यहाँ से सूरज से क्या होगा, कई सारे रेडिएशन निकलेंगे, ठीक है ना। ये रेडिएशन सूरज, ये रेडिएशन कहाँ तक पहुँच रहे हैं, पृथ्वी तक पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। ये रेडिएशन पृथ्वी तक पहुँचे और जिनको कौन ग्रहण करेगा, पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे। और अब सूर्य से जो भी रेडिएशन निकलेगी वो रेडिएशन क्या होगी, सूर्य तो क्या है 100% रेडिएशन भेज रहा है पृथ्वी की तरफ, लेकिन वातावरण में क्या होता है, इसके बीच में ये क्या आ जाता है, हमारा वातावरण आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाता है, इन्वायरमेंट आ जाता है, और इन्वायरमेंट में क्या होता है, जलवाष्प भी उपस्थित होते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर बादल उपस्थित होते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर धूल के कण उपस्थित होते हैं, और ये धूल के कण बादल होकर जलवाष्प हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ रेडिएशन को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ रेडिएशन को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद में वो जो रेडिएशन होती है अवशोषित जितनी उनकी कैपेसिटी उतनी अवशोषित करते हैं। उनके बाद में क्या होता है, जो शेष बचती है उनको वापस वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस ऊपर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये बादल आ गए, ठीक है ना, यहाँ से ये रेडिएशन टकराया और टकराने के बाद में क्या हो गया, वापस ये ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है ना, वापस ये अंतरिक्ष की तरफ लौट गया। लेकिन इसमें से क्या होता है, कोई रेडिएशन जो होती है वो क्या होती है, हमारे प्लांट तक यानी कि हमारे धरातल तक पहुंचती है। धरातल तक जैसे पहुंचती है उसके बाद में इन रेडिएशन को क्या किया जाता है, इन रेडिएशन को पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है ना। पेड़ पौधों के द्वारा इनको अवशोषित किया जाता है। जैसे इनको अवशोषित किया जाता है, इनकी जितनी कैपेसिटी होगी इनको ये अवशोषित करेंगे, उसके बाद में ये भी क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी वापस इसको परावर्तित करेंगे। यानी कि यहाँ से टकराकर रेडिएशन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से टकराकर ये रेडिएशन ऊपर की तरफ जाएगी, दोनों से, ठीक है ना। रेडिएशन ऊपर की तरफ जाएगी, ये वापस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे क्या लगा हुआ, सैटेलाइट सिस्टम लगा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, सैटेलाइट सिस्टम लगा, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ पर सैटेलाइट सिस्टम लगा हुआ है, और इस सैटेलाइट सिस्टम के अंदर हमारे क्या लगा हुआ है, कई प्रकार के यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, ठीक है ना। पूरे के अंदर कई प्रकार के अलग अलग मैकेनिज्म के अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं। ये सेंसर क्या करेंगे, इनसे जो रेडिएशन निकल रही है, और जनरली हम सभी जानते हैं जो सूर्य से जो रेडिएशन निकलती है उन रेडिएशन के अंदर कई प्रकार की रेडिएशन होती है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, जिसमें से एक रेडिएशन होती है कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण इसके अंदर सूर्य की किरणों से निकलती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती है। जो विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है वो कुछ तो जलवाष्प इनसे टकरा जाती है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ जो पृथ्वी पर आती हैं और पेड़ पौधे इसको अवशोषित करते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित करते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, इनको अवशोषित करने के बाद में इनको वापस ऊपर भेज देते हैं, ठीक है ना, वायुमंडल में भेज देते हैं। और वायुमंडल में हमारे क्या जो सैटेलाइट है हमारा, ये रिमोट सेंसिंग, ये उस वहाँ पर ऊपर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है इस प्रकार से, ठीक है ना, चक्कर लगा रहा है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक, ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे ही सैटेलाइट के पास जाएगी, सैटेलाइट से जैसे टकराएगी, और सैटेलाइट में क्या लगा हुआ है, हमारे ये सेंसर लगा हुआ है, ठीक है ना। ये सेंसर क्या करेंगे, इनको अवशोषित कर लेंगे, और अवशोषित करने के बाद में क्या होंगे, इनके अंदर जो भी ये पेड़ पौधे से टकराए थे और पेड़ पौधे से जो भी ये सूचना लेकर गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, जनरली हम सभी जानते हैं जो सूचनाओं का जो वाहन होता है वो कई बार इलेक्ट्रॉनिक के रूप में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन सब कुछ जो भी काम करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करते हैं, ठीक है ना। तो हमें एनर्जी जो मिलती है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से मिलती है, जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रॉन के रिएक्शन की वजह से आती है, ठीक है ना। और जो रिएक्शन होती है वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो यह क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे पर टकराते हैं, पेड़ पौधे से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजित होने से ये कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेकर ऊपर चले जाता है, ठीक है ना, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। और ये जो सेंसर होते हैं, ये सेंसर क्या करते हैं, इनके अंदर जो भी सूचनाएं होती हैं, इन सूचनाओं को ये सेंसर ग्रहण कर लेते हैं, और इन सूचनाओं को ग्रहण करने के बाद में क्या होता है, ये सूचनाएं इन जो हमारे सेंसर होते हैं इनके द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर स्टेशन बना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बना होता है, स्टेशन,
ठीक है ना, स्टेशन बना होता है पृथ्वी पर। उसके बाद में क्या होता है, इसको ऑपरेट करने वाला यहाँ से होता है। तो जैसे इसको पता चलता है कि सेंसर के माध्यम से कोई ना कोई यहाँ पर सूचना ग्रहण की गई, तो उसके बाद में क्या होता है, ये जो सूचना होती है सैटेलाइट से क्या होती है, इस स्टेशन तक आ जाती है। ठीक है ना, इस स्टेशन तक आ जाती है, यानी कि यहाँ पर जो कंप्यूटर लगे होते हैं उनके पास आ जाती है। और ये कंप्यूटर क्या करता है, इनका एनालिसिस करता है। क्या करता है, एनालिसिस। ठीक है ना, इनका क्या करता है, विश्लेषण करता है। जैसे विश्लेषण करता है, विश्लेषण करने के बाद में इनका क्या कर लिया जाता है, एप्लीकेशन यानी कि उपयोग कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है किसके अंदर, कृषि के अंदर। ठीक है ना, जो भी हमारे पास में डेटा आएगा उस डेटा का क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। ये का ये पूरा मैकेनिज्म क्या कहलाता है, हमारे रिमोट सेंसिंग के घटक कहलाते हैं। अब ये रिमोट जो सेंसिंग के मैंने आपको 8 घटक यहाँ पर लिखाए थे, इन 8 घटक को हम देख लेते हैं सारा का सारा यहाँ पर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आता है हमारे एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स क्या है, हमारे पास में सूरज। क्या है एनर्जी सोर्स, तो इसको हम ए नंबर नाम देंगे। ठीक है ना, ये मैंने ABCDEFG तक लिखा हुआ ना, ये सभी के सभी आपको अभी यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा एनर्जी सोर्स क्या हो गया, ए हो गया। अब एनर्जी सोर्स से क्या होता है, उसके बाद में इससे क्या निकलती है, सूरज से रेडिएशन निकलती है। और रेडिएशन कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है, वातावरण में जाती है। यानी वातावरण में क्या होता है, जलवाष्प, ये बादल और मृदा के कण पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनसे टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो बी नंबर हम क्या नाम देंगे, वातावरण को नाम देंगे। ठीक है ना, वातावरण हो जाएगा। वातावरण से होते हुए कहाँ जाएंगे, धरातल पर आएंगे। धरातल पर हमारा टारगेट क्या है, पेड़ पौधे। ठीक है ना, टारगेट क्या हो गया हमारा, धरातल पर पेड़ पौधे हो गए। तो ये क्या होता है, इंटरेक्शन विद, यानी कि इनका संपर्क में आते हैं पेड़ पौधे और जो रेडिएशन होते हैं वो संपर्क में आते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, इंटरेक्शन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इंटरेक्शन, यानी कि उनके अंदर क्रिया होती है। ठीक है ना, इंटरेक्शन होती है, उसके बाद में वापस से ऊपर जाती है। ठीक है ना, उसके बाद में क्या होता है, इनका रिकॉर्डिंग बाय दी सेंसर। जैसे ये पेड़ पौधे पर टकराती है और टकराने के बाद में हम ये जो रेडिएशन होती है उनकी विशेषता होती है, किसी भी चीज़ पर टकराएगी, टकराने के बाद में अवशोषित करने की जितनी क्षमता होगी वो अवशोषित करेगा और वापस से वो ऊपर भेज देगा। ठीक है, ऊपर भेज देगा। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग कौन कर लेगा, ये जो सेंसर लगा हुआ था इनको ये रिकॉर्डिंग करेगा, डी हो जाएगा ये। उसके बाद में क्या होता है, इनका ट्रांसमिशन, यानी कि जैसे वो सेंसर इनको अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करने के बाद में इनको कहाँ पर भेज देते हैं, स्टेशन, यानी कि ई तक भेज देते हैं। ठीक है ना, स्टेशन तक भेज दिया इनको, ट्रांसमिशन हो गया, यानी कि ये वायुमंडल से धरातल पर आ गए। धरातल पर आने के बाद में इसका क्या होता है, स्टेशन के अंदर क्या होता है, एनालिसिस होता है, एफ हो जाएगा ये। एनालिसिस होने के बाद में जी यह क्या हो जाएगा, हमारा एप्लीकेशन, यानी कि इसका अनुप्रयोग कहाँ पर करना है वो हम सभी का सभी इसका अनुप्रयोग करने लग जाते हैं। किसके अंदर करने लग जाते हैं, कृषि के अंदर। ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरा मैकेनिज्म क्या कहलाता है, हमारा रिमोट सेंसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ये हमें याद रखना। ठीक है ना, ये इसके 7 घटक है, ये 7 घटक का पूरा मैकेनिज्म मैंने समझा दिया। अगर समझ में आया तो अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा शेयर करें, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स लेकर इसको वापस से देखकर ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम इसके बाद हम देखते हैं, अब इसका हम कृषि के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस अगर आप एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहते हो तो लिख लेना कि अभी जो भारत सरकार के द्वारा जो 2021 के अंदर जो वन नीति ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जो लाई गई थी, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी वो इसी टेक्निक के बेस पर थी। रिमोट सेंसिंग टेक्निक जो है उसी के आधार पर, इसी का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने जो वर्तमान की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी वो बनाई थी। और ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, जो वर्तमान की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, वो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट बनाई गई थी उसके अंदर जो डेटा का संग्रहण किया गया था वो किसके माध्यम से किया गया था, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किया गया था। और उसके अंदर ये सभी का सभी मैकेनिज्म अपनाया गया था, ये हमें याद रखना। ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम इसके कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। अब इसके बाद हम कार्य की चर्चा करें तो इसके अंदर जो हमारे कार्य आ जाएंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे, तो 2-3 कार्य तो आपको मैंने ऐसे बता दिया। एक तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट स्टडी हो जाएगा। इन्वायरमेंट की स्टडी करने में हमें ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट बात करें क्रॉप यील्ड के बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है ना, इसके हम कार्य की बात करें तो कार्य क्या हो जाएंगे, ज़्यादातर जितने भी ये टेक्निक है इन सभी के सिमिलर वर्क है। क्या हो जाएगा, पहला का फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट की स्टडी हो जाएगा, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर हो जाएगा, क्रॉप क्लासिफिकेशन हो जाएगा, सॉइल मैपिंग हो जाएगा, यील्ड एनालिसिस के अंदर हो जाएगा, और हम कह सकते हैं डिजीज और इंसेक्ट डायग्नोसिस के अंदर हो जाएगा। यानी कि जितने भी टेक्निक है इन सभी टेक्निक का ज़्यादातर जो कार्य है एग्रीकल्चर के अंदर वो लगभग सेम रहता है। ठीक है ना, तो हम कार्य की बात करें तो पहला क्या हो जाएगा इसके अंदर, सॉइल मैपिंग। ठीक है ना, सॉइल मैपिंग हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इसके अंदर डिजीज डायग्नोसिस के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि रोग की इनकी पहचान करने में हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें, इसके अतिरिक्त और हो जाएगा इसमें इसके अतिरिक्त हो जाएगा यील्ड एनालिसिस। ठीक है ना, उपज का विश्लेषण करने में हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें क्रॉप वाटर रिलेशन। ठीक है ना, क्रॉप वाटर रिलेशन यानी कि फसल और जल के बीच में क्या संबंध है, किस फसल को कितना वाटर की आवश्यकता होती है, उससे हम इनका जो बीच का जो संबंध होता है वो इसका हम पता लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम इन्वायरमेंट स्टडी में कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। हाल ही में भी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी वो इसी के बेसिस पर आई थी, यानी रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं, तो इसके अतिरिक्त हम कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है, तो वेदर
कास्टिंग में इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जो भी डेटा संग्रहण होगा उस डेटा संग्रहण के एनालिसिस के आधार पर जो उस डेटा के अंदर बताया जाएगा कि रिपोर्ट किस प्रकार के बनकर आई है, उसी के अनुसार हम कार्य कर सकते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा जो रिमोट सेंसिंग और जीपीएस जो टेक्निक है वो कंप्लीट होती है उनमें, और जो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद में जो छोटे छोटे टॉपिक बच जाते हैं भाई, रिमोट सेंसिंग का इतिहास क्या है, ये छोटे छोटे टॉपिक आप बुक के अंदर देख लेना, सारी चीज़ें यहाँ पर बताना पॉसिबल है, ठीक है ना। इसी के साथ में आज का टॉपिक हमारा ये समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर हम किसी दूसरी टेक्निक के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए और अपने साथियों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।